हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जीआईसी मेंस एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम चौसर, शेक्सपियर, एरिस्टोटल वगैरह की बात कर चुके हैं। और पिछले सेशन में हमने जॉन मिल्टन की भी बात की थी। जॉन मिल्टन के दो लॉन्ग आंसर ऑफ 250 वर्ड्स की हम बात किए हैं। मिल्टन एज अ पम्फलेटियर, पहला क्वेश्चन ये था। और इसके अलावा जो जिस दूसरे क्वेश्चन की हमने बात करी थी वो था नो राइट अ नोट ऑन जॉन मिल्टन एज एन एपिक पोएट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के हमने क्वेश्चन रखे हैं आपकी इस पीडीएफ में। आज जिस क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd। इसमें 4 क्वेश्चन हमने लिए हैं जॉन मिल्टन से 250 वर्ड्स के। ठीक है, 2 डिस्कस कर चुके हैं, 2 आज डिस्कस कर लेंगे अपन। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, हमने इसमें चौसर से लेकर के आपके शेक्सपियर हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन मिल्टन हैं, और जो भी आपके सिलेबस में आने वाले राइटर्स हैं ना, वो सारे कुछ आपको इसमें देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स। ठीक है, और इसके अलावा जो 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं 10 नंबर के सेक्शन सी में, उसके लिए हमने फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स की काफ़ी नोट्स आपके लिए वहाँ पर छोड़ रखे हैं, यानी इसमें मौजूद हैं। उनको आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ है आपकी तैयारी को और बूस्ट कर सकती है, ऐसा आप समझिए। तो यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ हमें 9838818140 पर क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना है अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम और कोर्स, यानी जीआईसी मेंस एग्ज़ाम। और अगर आप टीजीटी या पीजीटी के नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहीं पे आपको संपर्क करना है। और अगर आप ग्रामर के नोट्स लेना चाहते हैं तब भी यहीं पर संपर्क करना है आपको। टीजीटी के लिए आपको 299 नए सिलेबस के हिसाब से बताया जा रहा है आपको। जैसे पुराने सिलेबस के जो नोट्स हमने इसी रेट पे आपको बताए थे, लेकिन सिलेबस बढ़ा है लेकिन रेट आपके वही हैं। ठीक है, इसी तरह से पीजीटी के लिए आपको 399 पे करने रहेंगे। ये भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलेंगे A to Z पूरे आपके लिटरेचर के। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ कि अगर आप जीआईसी मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, और अगर हमारे चैनल से या वीडियो में आप पहली बार आए हैं, तो आपके लिए एक ख़ास बात क्या है कि आप चैनल विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। इससे पहले हम 7 वीडियोज़ आपके जीआईसी मेंस एग्ज़ाम के लिए और आपको दे चुके हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखिए। उसके बाद फिर जो आपको लगे कि हाँ कंटेंट अच्छा है, आपको ठीक से बताया समझाया जा रहा है, तो चैनल से जुड़िए। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने दो अलग से प्लेलिस्ट बना रखी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो जो पीडीएफ आप लेंगे ना, हम पूरा सोल्यूशन उसका यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन में आ जाइए। राइट सम अकाउंट ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन 250 वर्ड्स। 250 शब्दों में मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताइए, विवरण दीजिए 250 शब्दों में। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो देखिए एक चीज़ और, जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ना, वो सभी के सभी आपके हेडिंग वाइज हैं। 30 से 40, किसी में 50 शब्द, किसी में 60 शब्द, आपको इस तरह से हमने डिवाइड किया है हेडिंग्स को। तो आप अगर इसी तरह से हेडिंग वाइज 40-50 शब्दों की हेडिंग्स ये बना करके याद करेंगे ना, तो आसानी से तैयार कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन देखिए, पैराडाइज लॉस्ट इज द ग्रेटेस्ट एपिक फ्रॉम जॉन मिल्टन, ऑफ जॉन मिल्टन, या अगर यहाँ फ्रॉम होता तो पेन लगा सकते थे आप। कहिए कि जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, वो ग्रेटेस्ट एपिक माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1667, पहली बार 1667 में आया था। कितनी किताबों में? 10 किताबों में। ये आप मल्टीपल चॉइस के लिए याद रख सकते हैं। फिर इसको रिवाइज किया गया 12 बुक्स में, कब? 1674 में, जब ये नया पब्लिकेशन आया। लिखना कब शुरू किया गया था? 1665 में। ठीक है, कब लिखा था? जब ये अंधे थे। अंधे काफ़ी पहले हो गए, तो 1652 में ही 13 साल अंधेपन में ही इन्होंने गुजारे। और उसके बाद जब तक ये ज़िंदा रहे 70s प्लस तक, तभी बेचारे अंधे ही रहे। इसी दौरान इन्होंने पैराडाइज रिगेंड भी लिखा, और इसी दौरान इन्होंने सैमसन एगनिस्टिस भी लिखा। बहुत ज़बरदस्त वो भी आपका वर्क है इनका। अच्छा, क्या ख़ास बात है पैराडाइज लॉस्ट की? नोट करते चलिए। ब्लैंक वर्स में लिखा गया है ये, यानी अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर में। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर।
ये इंग्लिश लिटरेचर के फाइनेस्ट अचीवमेंट में से एक माना जाता है। अगर आप कहिए कि फाइनेस्ट है ये, तब भी बात गलत नहीं होगी। सेंट्रल थीम क्या है इसकी, यानी सिर्फ थीम की बात करेंगे तो द सेंट्रल थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज द फॉल ऑफ मैन। मनुष्य का स्वर्ग से निकाला जाना, ये पैराडाइज लॉस्ट की थीम है। मिल्टन नरेट्स हाउ सैटर्न रेबल्स अगेंस्ट गॉड। मिल्टन नरेट हमारे सामने ये बात पेश करते हैं कि कैसे सैटर्न जो है वो ईश्वर के खिलाफ विद्रोह कर देता है, रेबल करता है। इज कास्ट आउट ऑफ हेवन, और उसे धुतकार करके उठा के हेवन से, स्वर्ग से बाहर फेंक दिया जाता है। एंड टेम्प्स एडम एंड ईव टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट, और बदला लेने के लिए गॉड से वो एडम और ईव, बल्कि ये कहिए कि एडम से भी बदला लेने के लिए वो एडम और ईव को लालच देता है और उन्हें फॉरबिडन ट्री से फ्रूट खाने के लिए बाध्य करता है। जब ये दोनों लोग फ्रूट खा लेते हैं तो फिर इन्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाता है। द पोएम, ये जो पोएम है ना, एक्सप्लोर्स फ्री विल, ये फ्री विल को एक्सप्लोर करती है। फ्री विल किसकी? सैटन की भी और एडम की भी, जब वो फॉरबिडन ट्री खाते हैं। ओबीडियंस को भी शो करती है, डिसओबीडियंस को भी शो करती है, सिन को भी यानी पाप को, रिडम्पशन पश्चाताप को, एंड डिवाइन जस्टिस, और ईश्वर के, अल्लाह के, भगवान के जस्टिस, न्याय को भी। एपिक फीचर्स क्या हैं इसके? पैराडाइज लॉस्ट पजेसेस ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ क्लासिकल एपिक। आप अगर पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक क्लासिकल एपिक की सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। जैसे इसकी जो शुरुआत होती है वो इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ के साथ होती है, ठीक है ना। म्यूज़ को, देवी को पहले पुकारा जाता है, उससे कहा जाता है कि मुझे ताकत दो, शक्ति दो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं एक अच्छी सी एपिक लिख सकूं। ये पुराना स्टाइल है जो आपको ग्रीक और लैटिन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे ये दिया हुआ है यहाँ, इट begins with an invocation to the heavenly muse, has a grand theme, supernatural characters, long speeches, epic similes and elevated style। क्या क्या खास बात है किसी भी क्लासिकल एपिक की? आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि उसकी शुरुआत जो है इन्वोकेशन टू द हेवनली म्यूज से होना चाहिए, देवी को पुकारने के साथ होना चाहिए। उसकी जो कोई भी एपिक हो उसकी स्टाइल कैसी होना चाहिए? ग्रांड स्टाइल और ग्रांड थीम होना चाहिए, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स होने चाहिए, लॉन्ग स्पीचेस होनी चाहिए, एपिक सिमिलीज होनी चाहिए, एंड एलिवेटेड स्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। ये किसी भी क्लासिकल एपिक की विशेषता होती है और ये सारी विशेषता आपकी पैराडाइज लॉस्ट में पजेस मौजूद है, ठीक है। द एक्शन टेक प्लेस ऑन अ वास्ट स्केल कवरिंग हेवन, हेल, अर्थ एंड द यूनिवर्स। ये कहिए कि आज तक जो भी शायद उस समय तक इंग्लिश लिटरेचर में आपके क्या कहिए एपिक लिखी गई थी ना, एक सेटिंग सबसे बड़ी इसी की थी। इसमें आपका स्वर्ग भी है, नर्क भी है, पृथ्वी भी है और पूरा यूनिवर्स भी है। इतनी विशाल काय इसकी सेटिंग है। अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब अचंभे में डालने वाला आप कह सकते हैं कि एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको भी लगेगा यार बच्चे ने दिमाग लगाया है। चलिए मेजर कैरेक्टर्स में आ जाइए। द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स आर, प्रिंसिपल कैरेक्टर कौन है? गॉड, सैटन, एडम, ईव, द सन ऑफ गॉड, रफेल, मिकाइल एंड बेल्जेबब, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। सैटन इज द मोस्ट डायनेमिक कैरेक्टर, सैटन सबसे ज़्यादा डायनेमिक कैरेक्टर है। एडमायर्ड फॉर हिज करेज, अपने साहस के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। दो ही अल्टीमेटली रिप्रेजेंट्स एविल एंड प्राइड, यद्यपि वो रिप्रेजेंट करता है बुराई को और घमंड को। देखिए एक बात समझिए, आपके अंदर कितना साहस है या कितना आप फर्म डिटरमिन्ड है ना, इस बात से आप ही को फ़र्क पड़ सकता है। किस कंडीशन में? जब आप अपने बनाने वाले क्रिएटर की बात नहीं मानते हैं। अगर आप अपने क्रिएटर की, बनाने वाले की बात मानते हैं, ठीक है, अगर आपके अंदर साहस नहीं है और आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां साहस ही आपको बचा सकता है, तो आपका क्रिएटर आपके अंदर वो साहस जगा देगा, ये ध्यान रखिए। सैटन फेल था इसमें, उसको लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ। क्या रीज़न था कि सैटन को जो है ये समझिए कि बनाया गया था आग से, ठीक है, और ये जो एंजल्स थे गॉड के, अल्लाह के जो फरिश्ते थे, उनमें बड़ा मकाम भी रखता था अपनी वर्शिप की वजह से।
कई कई साल, कई कई दिन, महीने, ऐसे कहिए कि वो इबादत में, वर्शिप में लगा रहता, तो उसका एक अलग मर्तबा और मकान मकाम यानी प्लेस अलग ही बन गया था उसका, अपनी उस फरिश्तों की, एंजल्स की बरादरी में। फिर जब बाद में एडम को बनाया गया मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी से बनाया गया, तो जब वो बनाने के बाद तैयार किया अल्लाह ने या गॉड ने, ईश्वर ने, किसको, एडम को, तो कहा सब फरिश्तों से कि ये मेरा नुमाइंदा है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव है दुनिया में, इसको तुम लोग सजदा करो। सब ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने नहीं किया, घमंड की वजह से। साहस नहीं था ये, दुस्साहस था ये, ठीक है। तो जब उसने सजदा नहीं किया और जब उससे पूछा गया तो उसने यही तर्क दिया कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, ये मुझसे ऊपर कैसे हो सकता है, या मैं इसके नीचे कैसे हो सकता हूँ। तो है ना, ये जो जो शब्द इन्होंने यूज़ किए हैं, करेज और डिटर्मिनेशन, ये आपका साथ तभी तक देंगे जब आप अपने क्रिएटर से जुड़े होंगे। अगर आप क्रिएटर से अलग हैं तो फिर इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। चलिए, उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। अब स्टाइल एंड लैंग्वेज देख लेते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन बनता है कि राइट अबाउट मिल्टन्स एपिक स्टाइल, तो उसका आंसर क्या होता है कि मिल्टन की जो एपिक स्टाइल है वो कैसी है, ग्रांड स्टाइल है, मैजेस्टिक है, हाईली पोएटिक भी है। हिज यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स, उन्होंने जो ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है, रिच इमेजरी का जो यूज़ किया है, और लेटिनाइज्ड सिंटैक्स का यूज़ किया है, एंड बिब्लिकल रेफरेंसेस गिव्स द पोएम, और जो बिब्लिकल रेफरेंसेस का इन्होंने यूज़ किया है, ये गिव्स द पोएम डिग्निटी एंड सब्लिमिटी, ये इस पोएम को डिग्निटी भी देते हैं और सब्लिमिटी भी देते हैं, ठीक है। डिग्निटी सम्मान, सब्लिमिटी मतलब जो बना रहे युगांतर तक, ठीक है, एक युग से दूसरे युग। अब ये समझिए 1665 में इन्होंने लिखी थी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 400-450 साल के बाद। आज भी हमें लग रहा है कि हाँ यार ये मास्टरपीस है। तो कुछ ऐसे वर्क हैं हर एक साहित्य में, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो अंग्रेजी का साहित्य हो, या और भाषा उर्दू का साहित्य हो, सब में आपको कुछ एक वर्क ऐसे मिलेंगे जो हमेशा याद किए जाते हैं, उन्हें पढ़ा जाता है, जो सबलाइम है। चलिए कंक्लूजन देख लीजिए भाई। कंक्लूजन की जब हम बात करेंगे तो हेडिंग कंक्लूजन लिख देंगे। अब इसके बाद शुरू करेंगे। पैराडाइज लॉस्ट इज नॉट ओनली अ रिलीजियस एपिक, ये सिर्फ एक धार्मिक एपिक नहीं है, बट ऑल्सो अ प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल वर्क, बल्कि एक प्रोफाउंड दार्शनिक वर्क भी है। इट्स मेमोरेबल कैरेक्टर्स, इसके जो मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं और इसकी जो लिखने की नोबल स्टाइल है, एंड यूनिवर्सल थीम्स हैं, मेक इट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीसेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो इसे इंग्लिश लिटरेचर के मास्टरपीसेस में शुमार कराती है। द पोएम, ये जो कविता है, सक्सेसफुली फुलफिल्स, पूरी सफलता के साथ फुलफिल्स, पूरा करती है मिल्टन्स स्टेटेड पर्पस, मिल्टन के उस स्टेटेड पर्पस को, उस कहे गए उद्देश्य को जिसमें उन्होंने कहा था टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि वो चाहते हैं कि अपने इस वर्क के ज़रिए वो ईश्वर के, गॉड के, अल्लाह के जो फैसले हैं वो उनमें मनुष्य की भलाई है, इसको सिद्ध कर सकें, और उन्होंने सिद्ध करके दिखाया भी। ठीक है भाई, ये था इसका कंक्लूजन। तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हेडिंग में हमने 250 शब्द कवर कर लिए हैं। तो बस आप लिखने के तरीका जो रहेगा ना आपका, उसमें हेडिंग को महत्व दीजिए। एक तो देखिए 250 शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप एक साथ लिखेंगे ना, पर अगर आप चेंज भी करेंगे तब भी उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा जितना हेडिंग से इम्पैक्ट होगा, और हर हेडिंग में एक अलग बात होगी, ये भी बात है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ एडम एंड सैटन एज डिपिक्टेड इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में एडम और सैटन के कैरेक्टर्स जिस तरह से दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, उनमें ज़रा तुलना करके बताइए, ठीक है, और उनमें कंट्रास्ट भी दिखाइए हमें, किस में क्या कंट्रास्ट पाया जाता है। चलिए देखेंगे। इंट्रोडक्शन। इन पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन प्रेजेंट्स एडम एंड सैटन एज टू कंट्रास्टिंग येट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स। पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन एडम को और सैटन को दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के तौर पे हमारे सामने पेश करते हैं, जो एक दूसरे से गुणों में बिल्कुल भिन्न है। एक हीरो है तो एक विलन है, ऐसे आसानी से समझ लीजिए। येट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स, फिर भी ये जो कैरेक्टर हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। एडम रिप्रेजेंट्स ओबीडियंस, एडम जो है वो क्या पेश करते हैं हमारे सामने, आज्ञाकारिता को पेश करते हैं। इनोसेंस और रिपेंटेंस, रिपेंटेंस क्या होता है भाई, पश्चाताप, ठीक है।
वाइल सैटन, जबकि जो शैतान है ना वो क्या पेश करता है, क्या सिंबल हमारे सामने लाता है, घमंड और विरोध और बुराई। ठीक है, ये कंट्रास्ट हो गया। थ्रो दियर डिफरेंसेस, इनके डिफरेंसेस के द्वारा मिल्टन एक्सप्लोर करते हैं द थीम्स ऑफ फ्री विल की थीम को, टेम्पटेशन लालच की थीम को, एंड रिडम्पशन और पश्चाताप की थीम को। ये छोटा सा इंट्रो दे दिया हमने, ठीक है, छोटे से डिफरेंस या कंट्रास्ट के साथ में। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एडम को देखेंगे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमैनिटी। ये पूरी हेडिंग रहेगी। एडम इज़ द फर्स्ट मैन, एडम प्रथम व्यक्ति हैं दुनिया के, हम सभी जानते हैं। क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज, जिन्हें गॉड के द्वारा बनाया गया। ही इज़ इनोसेंट, वो निर्दोष है। वाइज, बुद्धिमान है। डिवोटेड टू गॉड, ईश्वर पर पूरी तरह से अपने आप को श्रद्धा युक्त रखते हैं, यानी अपने आप को कुर्बान करने की तैयारी में रहते हैं। यानी ईश्वर के अलावा उनके दिमाग में किसी और की बात मानने, किसी और के पीछे चलने, किसी और को सजदा करने को उनके अंदर ये नहीं पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ वो गॉड के लिए डिवोटेड है। ऑल्दो ही डिसओबेज गॉड्स कमांड, यद्यपि उन्होंने गॉड की कमांड को डिसओबे किया, बाई ईटिंग द फॉरबिडन फ्रूट, उस फॉरबिडन फ्रूट को खा करके, लेकिन ही डज नॉट आउट ऑफ लव फॉर ईव, ही डज सो, उन्होंने ऐसा किया क्यों, आउट ऑफ लव फॉर ईव के प्यार की वजह से, रादर देन प्राइड, घमंड के बजाय। मतलब ये हो सकता है कि ईव ने पहले खा लिया हो, अब उन्हें ये लगा कि गलती करी ईव ने, इन्हें निकाल दिया जाएगा, फिर ये अकेली हो जाएंगी, तो इस प्यार की वजह से कि इनको अकेला ना छोड़ा जाए, तो फिर एडम ने भी खाया। आफ्टर द फॉल, निकाले जाने के बाद स्वर्ग से, जन्नत से, एडम सिंसियरली रिपेंट्स, एडम जो है पूरी सिंसियरिटी के साथ में रिपेंट्स, पश्चाताप करते हैं। सीक्स गॉड्स मर्सी, ईश्वर की दया को ढूंढते हैं, खोजते हैं, ईश्वर से दया मांगते हैं, ये कहिए। हिज ह्यूमिलिटी एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक हिम अ ट्रेजिक बट होपफुल कैरेक्टर। उनके अंदर जो ह्यूमिलिटी है ना, कि वो अपने आप को मतलब गिरा हुआ थोड़ा सा समझने लगते हैं कि बताओ, जिस क्रिएटर ने मुझे बनाया मैं उसकी बात ना मान सका। एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने की विलिंगनेस है ना, मेक हिम अ ट्रेजिक, उन्हें ट्रेजिक लेकिन होपफुल कैरेक्टर बनाती है। ठीक है, जिसमें आप कुछ बहुत आशा देख सकते हैं। अब सैटर्न की बारी है, देखिए। सैटर्न द एम्बॉडीमेंट ऑफ प्राइड, ये घमंड का प्रतीक है। किसका प्रतीक है भाई, घमंड का। सैटर्न इज अ पावरफुल एंड एम्बिशियस एंजल, सैटर्न जो है वो एक पावरफुल, शक्तिशाली यानी बहुत ताकतवर, और एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी देवदूत है, फरिश्ता है। हु रेबल्स अगेंस्ट गॉड, जो ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करता है। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्राइड, बहुत ज़्यादा प्राइड और घमंड की वजह से, ही रिफ्यूजेस टू सबमिट टू डिवाइन अथॉरिटी, ही रिफ्यूजेस, वो इनकार कर देता है साफ, टू सबमिट टू डिवाइन अथॉरिटी, ईश्वर के सामने झुकने से, एंड डिक्लेयर्स, और घोषणा करता है कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, के स्वर्ग में नौकर बनने से अच्छा है नरक में बादशाह बना जाए, यानी स्वर्ग में नौकरी करने से ये बात अच्छी रहेगी कि नरक में अपना राज चलाया जाए। ही डिसीव्स ईव, वो ईव को धोखा देता है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्पेंट, एक सांप के तौर पर। एंड कॉजेज द फॉल ऑफ मैनकाइंड, और मैनकाइंड के फॉल की वजह बनता है। अनलाइक एडम, सैटर्न नेवर रिपेंट्स, सैटर्न कभी भी रिपेंट, पश्चाताप नहीं करता है, लेकिन एडम ने किया था। एंड बिकम्स सो इंक्रीजिंगली कंज्यूम्ड बाय हेट्रेड, रिवेंज एंड डेस्पेयर, और इसी वजह से वो लगातार कंज्यूम्ड बाय, उसके अंदर घृणा बढ़ती गई, बदले की भावना बढ़ती गई, और डेस्पेयर, निराशा और दुख भी बढ़ता गया। ठीक है भाई, ये दोनों का कंपैरिजन हमने दे दिया, मतलब दोनों का कैरेक्टर दे दिया। अब कंपैरिजन की बात आती है। बोथ एडम एंड सैटर्न पजेस फ्री विल एंड मेक कॉन्शियस चॉइसेस, दोनों, चाहे वो एडम हो या वो सैटर्न हो, दोनों फ्री विल रखते हैं, एंड मेक कॉन्शियस चॉइसेस, और अपनी पसंद की चॉइसेस भी रखते हैं, यानी अपनी पसंद को ही पसंद करते हैं, ये कहिए। कॉन्शियस मतलब जिसको वो सोचते समझते हैं। हाउएवर एडम्स डिसओबीडियंस अराइजेस फ्रॉम लव एंड वीकनेस, फिर भी आप देखेंगे कि जो एडम की डिसओबीडियंस है ना, वो प्यार की वजह से और उसकी कमजोरी की वजह से उसके अंदर आती है।
वेयर एज जबकि सैटन्स रेबिलियन इज ड्राइवन बाय प्राइड एंड एम्बिशन, लेकिन जो सैटन का विद्रोह है ना, जो उसकी डिसोबीडियंस है, वो घमंड और एम्बिशन, महत्वाकांक्षा की वजह से उसके अंदर आती है। एडम एक्सेप्ट्स हिज गिल्ट, एडम अपने गुनाह को कबूल करता है। एंड रिसीव्स होप ऑफ साल्वेशन, और मोक्ष के रिसीव्स, और उसको मोक्ष की आशा मिल जाती है, होप आशा। वाइल सैटन रिमेन्स स्टबर्न, जबकि जो सैटन है वो रिमेन्स बना रहता है स्टबर्न, जिद्दी, हठी, यानी अपनी हार नहीं मानता है। इस इटरनली कंडेम्ड, उसे हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया जाता, कंडेम्न कर दिया जाता है, यानी उसकी सजा यही है कि वो भटकता रहेगा जिंदगी भर और वो कभी भी सही रास्ते पर नहीं आ पाएगा। ठीक है। एडम्स कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स फेथ, एडम का जो कैरेक्टर है ना, उसके अंदर हमें विश्वास दिखाई देता है, रिडेम्पशन, पश्चाताप दिखाई देता है। सैटन रिप्रेजेंट्स रेबिलियन एंड स्पिरिचुअल रियून, जबकि सैटन जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेबिलियन, विद्रोह को, एंड स्पिरिचुअल रियून, और आत्मिक रूप से बर्बादी को। अब कंक्लूजन में आ जाइए। मिल्टन यूजेस एडम एंड सैटन एज कंट्रास्टिंग फिगर्स, मिल्टन ने एडम को और सैटन को कंट्रास्टिंग फिगर्स के तौर पर यूज किया है, टू एम्फेसाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस, मनुष्य की पसंद के परिणामों को दिखाने के लिए, उन पर जोर देने के लिए, कि मनुष्य जो ये कहता है ना कि वो बहुत अक्लमंद है, बहुत जो है वो दानश्वर है, बहुत ज़्यादा माइंडेड है, उसके जो फैसले, उसकी जो पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर फैसले, हर पसंद उसकी अच्छी हो, लेकिन हर बात वो अच्छी है जो उसके लिए अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने तय करके रखी हुई है। ठीक है भाई। देखिए आपके जीआईसी मेंस में आपको ये 3 तरह के जो क्वेश्चन मिलने हैं ना, 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स और 50 वर्ड्स, इनको अलग अलग कोशिश करिए तैयार करने की। ठीक है ना। जब आप अलग अलग इनको तैयार करेंगे तब क्या होगा कि पहले आप जब 250 वर्ड्स वाले तैयार कर लेंगे तो उससे आप क्या होगा कि आप 150 वर्ड्स वाले भी 250 वर्ड्स के से निकाल करके आप कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, 50 वर्ड्स में जैसा पिछला पेपर हुआ था उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स और ग्रामर, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, और ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन वगैरह ये पूछ सकते हैं, या आपसे सिंथेसिस पूछी जा सकती है। ठीक है ना। तो 10 नंबर वाले यानी 50 शब्दों वाले इस तरह के तैयार कर लीजिए, बाकी 250 वाले आप पहले तैयार करिए ताकि 150 वाले में आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है भाई। ये हमने जो पीडीएफ है ना, इसी तरह से डिज़ाइन करिए, तभी आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छी तैयारी करना है तो उस पीडीएफ को अपने पास रखिए, और बहुत मुश्किल काम नहीं है, जो आपको बात बताई गई है ना उतना ही काम आपको छोटा सा करना है, कि हमें जो है आप 9838 और 818140 पर बस मैसेज कर दीजिए, नाम और अपना कोर्स लिख करके हम पीडीएफ आप तक पहुंचा देंगे, सिंपल है। ठीक है भाई। चलिए, एडम्स रिपेंटेंस लीड्स टू होप एंड रिडेम्पशन, एडम का जो कहिए कि, अच्छा रिडेम्पशन देखिए यहाँ पर जो यूज हो रहा है ये निजात के लिए है, अपन पश्चाताप कह रहे थे इसको, उसके लिए सॉरी, ये जो रिपेंटेंस का वर्ड है ये पश्चाताप के लिए यूज होगा। एडम का जो पश्चाताप है, लीड्स टू होप, वो आशा की तरफ ले जाता है, एंड रिडेम्पशन, और उसकी निजात की तरफ ले जाता है, यानी उसकी माफी की तरफ उसको ले जाता है, गुनाहों से बरी होने, कहते हैं ना अदालत में आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो ये वही है रिडेम्पशन, ये अपनी बाइज्जत बरी होने की खोज में है एडम। तो इनका ये जो रिपेंटेंस, पश्चाताप है ना, ये आपके निजात को भी शो करता है, बाइज्जत बरी होने को भी। ठीक है। ध्यान रखिएगा, पीछे अपन ने पश्चाताप बोल दिया था तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। वेयर है सैटन्स प्राइड, जबकि जो सैटन का प्राइड, घमंड है, रिजल्ट इन एवर लास्टिंग पनिशमेंट, वो उसका खात्मा होता है कैसे, हमेशा हमेशा की सजा के तौर पर। जबकि एडम जब पश्चाताप कर लेते हैं तो उनके लिए एक आशा और एक निजात की उम्मीद जो है उनके सामने आ जाती है। टुगेदर, एक साथ, दे हाईलाइट, वे पेश करते हैं मिल्टन से सेंट्रल मैसेज, मिल्टन के सेंट्रल मैसेज को, केंद्रीय बिंदु को, दैट, और वो क्या है कि ह्यूमिलिटी एंड ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी यानी अपने को छोटा मानना, और ओबीडियंस और अपने से बड़ों का, अपने क्रिएटर का, गॉड का कहना मानना, अल्टीमेटली ट्रम्फ ओवर, वो आपको जीत दिला सकता है घमंड पर और रेबिलियन, विद्रोह पर। फिर से समझिए इसको,
यदि आप अपने क्रिएटर, अपने गॉड, अल्लाह या ईश्वर की बात मानते हैं और उसके रास्ते पर चलते हैं तो आप वो घमंड और विद्रोह से एक तो बचे रहेंगे। और अगर आपका कभी इनसे सामना होता भी है तो आपकी जो ह्यूमिलिटी है और जो आपका ओबीडियंस है वो आपको इनसे बाहर निकाल लेगा। ठीक है भाई। चलिए, ये दो क्वेश्चन थे आपके जॉन मिल्टन से। अब हम आगे अगले सेशंस में बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ और जो बचे हुए हमारे राइटर्स हैं। इसमें भी हम 250 वर्ड्स वालों की बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है भाई। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए, और अगर पीडीएफ की ज़रूरत है तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू।